गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी देख रहे थे, यूपीपी और यूपीएसआई के लिए हिंदी की कक्षाएं ले रहे थे, जिस क्रम में आप लोगों को वर्णमाला चैप्टर पढ़ा दिया गया है। वर्णमाला के बाद उसकी हमने प्रैक्टिस कर ली है। प्रैक्टिस के बाद हम लोगों ने शब्द विचार पर क्लास ली थी। शब्द विचार की पहली क्लास हो चुकी थी, जिसमें आप लोगों को पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो रूप परिवर्तन के आधार पर जो आपके शब्द होते हैं, रूप परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। रूप परिवर्तन के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब ये जो दो प्रकार के शब्द होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका विकारी शब्द। एक क्या होगा? आपका विकारी शब्द, विकारी शब्द। और दूसरा होता है आपका अविकारी शब्द। दूसरा क्या होता है? अविकारी शब्द। शब्द विकारी और अविकारी शब्द। आपसे पूछा जाता है कि रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी भाषा में कितने प्रकार के शब्द होते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? दो प्रकार के शब्द। और ये जो दोनों प्रकार के शब्द हैं ये कौन कौन से हैं? तो एक है आपका विकारी शब्द और दूसरा है आपका अविकारी शब्द। अब इन दोनों के परिभाषा की बात करते हैं कि इन दोनों की डेफिनेशन क्या है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा विकारी शब्द। हेडिंग डालिएगा विकारी शब्द। विकारी शब्द। शब्द लिखिएगा विकारी शब्द में हिंदी भाषा के वे शब्द, हिंदी भाषा के वे शब्द, वे शब्द जो लिंग वचन, हिंदी भाषा के वे शब्द जो लिंग, लिंग वचन, वचन काल, काल एवं कारक के अनुसार, काल एवं कारक के अनुसार, अनुसार अपना रूप परिवर्तित करे, के अनुसार अपना रूप परिवर्तित करे, करे विकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा के वे शब्द जो लिंग वचन एवं कारक के अनुसार अपना रूप परिवर्तित करे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। अगर बात इनकी संख्या की करेंगे तो संख्या में ये कितने होते हैं? चार होते हैं। संख्या में विकारी शब्द कितने होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले होता है आपका संज्ञा। सबसे पहला विकारी शब्द होता है संज्ञा। दूसरा जो विकारी शब्द होता है वो क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम। तीसरा विकारी शब्द जो होता है उसे कहेंगे क्रिया, क्रिया। और जो चौथा शब्द होता है उसे हम कहेंगे विशेषण। उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये चारों के चारों आपके क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। ये चारों के चारों क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। अब इन विकारी शब्दों में हम सबसे पहले देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। क्या देखेंगे? देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो हेडिंग डालिएगा संज्ञा। आज हम लोग इसी चैप्टर को शुरू करेंगे। देखेंगे क्या? संज्ञा। संज्ञा। तो संज्ञा शब्द की अगर बात करेंगे तो संज्ञा शब्द की अगर बात करेंगे तो ये किन शब्दों से मिलकर के बना है? सम, सम धन ज्ञा से मिलकर के आपका क्या बना है? संज्ञा। सम धन ज्ञा से मिलकर के क्या बना है? संज्ञा। और संज्ञा का अर्थ क्या होता है? संज्ञा का अर्थ क्या होता है? समान अर्थ देने वाला ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। समान अर्थ और उसको जानने वाले को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा की अगर परिभाषा की बात करेंगे कि संज्ञा की डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा लिखिएगा, संज्ञा की परिभाषा लिखिएगा, किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, व्यक्ति वस्तु, वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के, अथवा भाव के, भाव के नाम को, भाव के नाम को, नाम को संज्ञा कहते हैं।
भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? किसी व्यक्ति का अगर नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है, या फिर किसी भाव का नाम है, या फिर किसी भाव का नाम है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संज्ञा। संज्ञा बेसिकली क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड होता है। वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड का मतलब नामकरण का शब्द। नामकरण शब्द। नामकरण शब्द ही क्या होता है? आपका संज्ञा होता है। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन भाव के नाम को भी क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। बात क्लियर है? अब अगर बात करें संज्ञा के प्रकार की, कि इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, तो देखिए, मुख्य रूप से जो संज्ञा के प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से जो संज्ञा का प्रकार होता है वो कितना होता है? 3 प्रकार की संज्ञा होती है। कितने प्रकार की संज्ञा होती है? 3 प्रकार की संज्ञा होती है। और कौन कौन से 3 प्रकार के संज्ञा होंगे? सबसे पहला आपका होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा। दूसरा जो प्रकार होगा वो होगा आपका, दूसरा जो प्रकार होगा वो होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। दूसरा जो प्रकार होगा वो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। तीसरे प्रकार की अगर हम बात करेंगे, तो तीसरा जो प्रकार होगा आपका वो कौन सा होगा? भाववाचक संज्ञा। क्या होगा? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से होता है? पहला होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होगा आपका जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा आपका क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर, हमने तो पढ़ रखा है कि संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, तो जो आपके 2 अन्य संज्ञाएं हैं, जो आपकी 2 अन्य संज्ञाएं हैं, कौन कौन सी? एक है आपका द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, या इसी द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक भी कहा जाता है। इसी द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। चाहे आप द्रव्यवाचक संज्ञा कहिए या फिर पदार्थवाचक संज्ञा कहिए, ये जातिवाचक संज्ञा की ही उपसंज्ञा है। दूसरा जो इसमें प्रकार है उसे कहेंगे समूहवाचक। समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो कुल आपके 5 प्रकार। कुल प्रकार की अगर बात करेंगे तो कुल कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। और मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कुल 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये पांचों प्रकार आपके क्या होंगे? संज्ञा के कुल प्रकार होंगे। बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक संज्ञा के प्रकार को हम समझते हैं कि संज्ञा का एक एक प्रकार क्या है और कैसे ये संज्ञा काम करती है, कैसे ये संज्ञा आपको नाम बताने का और भाव बताने का काम करती है। तो सबसे पहला जो प्रकार है संज्ञा का, वो आपका कौन सा है? तो पहला जो प्रकार है वो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने आप में क्या होता है, इसे समझिएगा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किससे की बात की जाएगी? किसी एक पर्सन की बात की जाएगी। किसी एक पर्सन की बात की जाएगी। अब एक पर्सन से क्या मतलब है? किसी एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु, वस्तु या किसी विशेष स्थान, स्थान
के बारे में अगर बताया जा रहा है तो ऐसी संज्ञाओं को हम क्या कहेंगे? ऐसी संज्ञाओं को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष, विशेष, वस्तु विशेष, वस्तु विशेष, अथवा स्थान विशेष, अथवा स्थान विशेष, विशेष, स्थान विशेष का बोध कराने वाले, स्थान विशेष का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष का बोध कराने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब व्यक्ति विशेष का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे कहा जाए राम, राम, श्याम, श्याम, सीता, रीता। ठीक, ये व्यक्तियों के नाम है ना, और किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो ऐसे नामों को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी एक विशेष व्यक्ति के नाम है और किसी एक विशेष व्यक्ति की पहचान बता रहा है, तो ऐसे संज्ञाओं को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। बात समझ में आई? अगर वस्तु विशेष की बात करेंगे तो वस्तु विशेष की श्रेणी में क्या आएगा? जैसे हमने कहा पंखा, हमने कहा पंखा, हमने कहा टेबल, टेबल, फिर मैंने कहा कुर्सी, कुर्सी। तो देखिए, पंखा, टेबल और कुर्सी, अगर इसे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? मामला खराब हो जाएगा। देखिए, पंखा को हम व्यक्ति विशेष में, वस्तु विशेष में कब रखेंगे और व्यक्तिवाचक संज्ञा में कब रखेंगे? जब इस पंखा के आगे हम इसके ब्रांड का नाम लिख दें, यानी कि इस वस्तु की अगर हम ब्रांडिंग कर दें, तभी इसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब ब्रांडिंग कैसे होगी? जैसे कहा जाए उषा पंखा, उषा पंखा। अब इसकी ब्रांडिंग हो गई और ब्रांडिंग होते ही ये किस में आ जाएगा? वस्तु विशेष में आ जाएगा। जैसे कहा जाए, कहा जाए सुप्रीम टेबल, सुप्रीम टेबल, कहा जाए सुप्रीम कुर्सी, सुप्रीम कुर्सी। तो ब्रांडिंग करने के बाद ही सभी के सभी वस्तुओं किस में आती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं। ब्रांडिंग करने के बाद ही किस में आती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं। केवल अगर वस्तुओं का नाम लिख देंगे और ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो वो किस में आ जाएंगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जैसे देखिए, राम और श्याम की बात अगर करेंगे तो राम और श्याम कंबाइंड रूप से क्या है? लड़के ही तो हैं। अरे बोलो भाई, क्या है? लड़के ही तो हैं। और लड़के आपकी किस श्रेणी में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। किस श्रेणी में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन ज्यों ही इनकी ब्रांडिंग हो, यानी कि किसी लड़के का नाम अगर उसके घर वालों ने राम रख दिया, तो राम रखते ही उसकी क्या हो गई? ब्रांडिंग हो गई। और ब्रांडिंग होते ही ये किस में आ जाएगा? व्यक्ति विशेष में। और संज्ञा का रूप कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का रूप कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से लड़के का नाम श्याम रखते ही ये क्या हो गया? इसकी ब्रांडिंग हो गई। और ब्रांडिंग होते ही ये क्या हो जाएगा? व्यक्ति विशेष में आएगा। और व्यक्ति विशेष में ही आने के कारण ये भी किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ये भी किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसी प्रकार से सीता और रीता की अगर बात करेंगे तो ये दोनों के दोनों आपकी क्या है? लड़कियां हैं। ये दोनों के दोनों क्या हैं? लड़कियां हैं। और इनको संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? लड़कियां। और लड़कियां क्या किस संज्ञा में आएंगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा। किस संज्ञा में आएंगी? जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। लेकिन इन जातिवाचक संज्ञाओं की जब ब्रांडिंग कर दी गई है, यानी किसी लड़की का नाम सीता पड़ गया है और सीता पढ़ते ही ये क्या हो जाएगा? व्यक्ति विशेष में। किसी का नाम रीता पड़ा गया है और रीता पढ़ते ही नाम ये किस में आ जाएगा? व्यक्ति विशेष में। और जब किसी की ब्रांडिंग कर दी जाएगी तो वो किस श्रेणी में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। बात क्लियर है? तो इसी प्रकार से आपके पंखा, टेबल और कुर्सी, ये सभी के सभी वस्तुओं को अगर हम ब्रांडिंग कर देंगे तो ये किस में आएंगे? वस्तु विशेष में आएंगे। और इस कारण से इन्हें किस श्रेणी में रखा जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा जाएगा। किसमें रखा जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा जाएगा। आई होप चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। चलिए, अगर बात करेंगे स्थान विशेष की, तो जैसे कहा जाए प्रयागराज, कहा जाए आपसे प्रयागराज, कहा जाए कानपुर, कानपुर,
कहा जाए आपसे गोरखपुर, गोरखपुर, ठीक। आपसे कहा जाए वाराणसी, वाराणसी। तो देखिए, प्रयागराज एक स्थान विशेष का नाम है, एक विशेष शहर का नाम है। कानपुर भी एक विशेष शहर का नाम है, गोरखपुर भी एक शहर का नाम है, और वाराणसी की भी एक शहर का नाम है। तो ये सभी के सभी विशेष शहरों के नाम हैं। इस कारण से ये सभी के सभी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन इन सबको संयुक्त रूप से शहर कहा जा सकता है कि नहीं? इन सबको संयुक्त रूप से क्या कहा जाएगा? शहर कहा जाएगा। और ज्यों ही हम शहर कहेंगे तो शहर कहते ही ये किस संज्ञा में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ये किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। तो यही अंतर होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी व्यक्ति विशेष का नाम, वस्तु विशेष का नाम और स्थान विशेष के नाम का बोध होता है। लेकिन जब जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है। व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध जब होता है तो ऐसी संज्ञाओं को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग है आप लोगों की जातिवाचक संज्ञा। अगली हेडिंग है जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का दूसरा प्रकार कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा। अब ये जातिवाचक संज्ञा क्या होती है इसके बारे में समझिए कि जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति। परिभाषा लिखिएगा इसकी डेफिनेशन। किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति, की संपूर्ण जाति, संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द, बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब कैसे? अब देखिए, व्यक्ति की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द जैसे कहा जाए आपसे राम, श्याम, सीता, रीता, गीता। तो देखिए ये व्यक्तियों के नाम है कि नहीं? और ये व्यक्तियों के नाम हैं तो ये सभी के सभी क्या हैं? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सभी के सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अलग अलग इनको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में। लेकिन राम और श्याम को जब हम संयुक्त कर दें और संयुक्त रूप से जब हम इनको कहें लड़के, जब हम इनको संयुक्त रूप से क्या कहें? लड़के कहें, लड़कों की श्रेणी में रखें, तो ये जो लड़के शब्द है यही क्या हो जाएगा? जातिवाचक। यही क्या हो जाएगा? जातिवाचक। जातिवाचक। देखिए, अगर कहा जाए राम तो केवल और केवल राम का बोध हो रहा है। लेकिन अगर कहा जाए लड़का या कहा जाए लड़के, लड़का कहा जाए या फिर कहा जाए लड़के, तो लड़का या लड़के से तो दोनों का बोध हो जाएगा ना। लड़का राम भी है और लड़का श्याम भी है, तो लड़का जो शब्द है ये क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक। इसी तरह से आपका सीता, रीता और गीता, ये तीनों के तीनों हैं तो अलग अलग में व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर संयुक्त रूप से इनको कहा जाए लड़की,
अगर कहा जाए इनको लड़की, तो लड़की तो तीनों के तीनों लड़कियां हैं। अगर कहा जाएगा लड़की तो सीता भी लड़की में आएगी, रीता भी लड़की में आएगी, गीता भी लड़की में आएगी। लेकिन जब सीता कहा जाएगा तो सिर्फ सीता को कहा जा रहा है, रीता कहा जाएगा तो सिर्फ रीता की बात की जा रही है, और गीता कहा जाएगा तो सिर्फ गीता की बात की जा रही है। लेकिन अगर कहा जाए लड़की, तो लड़की में तो ये तीनों आ जाएंगे ना। तीनों आने के कारण ये लड़की जो शब्द है ये इनकी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। इस कारण से ये क्या कहलाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। ये क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ये क्या कहलाएगा आपका? जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है? ये राम श्याम अकेले अकेले क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सीता रीता और गीता ये सब क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन ज्यों ही कहा जाए लड़का या ज्यों ही कहा जाए लड़की तो ये क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। ये क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या क्या होती है इसको थोड़ा सा देख लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण समझिएगा। जैसे कहा जाए लड़का, आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है या निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आप उदाहरण में लिखिएगा लड़का, लड़की, लड़की, स्त्री, स्त्री, पुरुष, पुरुष, मनुष्य। भैया संयुक्त रूप से सबको मनुष्य कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मनुष्य। फिर कहा जाए पुस्तक, पुस्तक। अब देखिए जब पुस्तक की बात की जा रही है तो इस संसार में जितनी भी किताबें हैं सबकी बात की जा रही है। अब इसका अगर व्यक्तिवाचक बनाना है तो किसी विशेष पुस्तक का नाम लिखेंगे। जैसे कहा जाए रामायण, जैसे कहा जाए रामायण, जैसे कहा जाए आपसे, कहा जाए कामायनी, कामायनी, जैसे कहा जाए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? कौटिल्य की, यानी कि किसकी? चाणक्य की। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। ये सभी विशेष पुस्तकों के नाम हैं, और विशेष पुस्तकों का नाम होने के कारण ये सभी के सभी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में। किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन संयुक्त रूप से इनको जब हम पुस्तक कहेंगे तो ये सभी के सभी किस में आ जाएंगे? आपके जातिवाचक में। किस में आ जाएंगे? जातिवाचक में। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए, ठीक। पुस्तक के अतिरिक्त जैसे कहा जाए आपसे कुर्सी। अब देखिए कुर्सी कहने पर जितनी भी कुर्सियां हैं सब के सब आ जाएंगी, अलग अलग ब्रांड की सभी कुर्सियां आ जाएंगी। इस कारण से कुर्सी को भी किस में रखा जाएगा? जातिवाचक में। कुर्सी के बाद अगला आएगा आपका टेबल, 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 ठीक है। टेबल के बाद फिर अगला आएगा आपका पेन, पेन, ठीक। अब पेन आपने कहा तो संसार में जितने भी पेन हैं सभी के सभी आ जाएंगे। लेकिन यहीं पर स्पेशली अगर हम कह दें लिंक पेन, लिंक पेन, पेन, तो आपने एक विशेष ब्रांड की बात कर दी है। अब विशेष ब्रांड की बात करने के बाद ये क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब आप पेन कहेंगे, टेबल कहेंगे, कुर्सी कहेंगे तो ये सभी के सभी आपकी किस श्रेणी में आएंगे? जातिवाचक। किस श्रेणी में आएंगे? जातिवाचक की श्रेणी में। बात क्लियर है? चलिए, इसके आगे अगर हम कहें भैंस, भैंस, तो आप कहेंगे कि भैंस क्या है? तो भैंस भी आपकी जातिवाचक श्रेणी में आएगा। लेकिन भैंस की अगर हम ब्रांडिंग कर दे यानी इसके नस्ल की बात करें, जैसे कहा जाए मुर्रा भैंस, मुर्रा भैंस, भैंस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। लेकिन ये क्या है आपका? ये है जातिवाचक। ये क्या है? जातिवाचक। इसी प्रकार से अगर कहा जाए गाय, गाय, तो गाय भी आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक। गाय भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक। अगर हमें इसका क्या बनाना है? इसका व्यक्तिवाचक बनाना है तो हम क्या कहेंगे? साहिवाल गाय, साहिवाल गाय, गाय। अब हमने साहिवाल गाय कहा तो ये इसकी क्या हो गई? ब्रांडिंग हो गई। और ब्रांडिंग होते ही ये क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक। ब्रांडिंग होते ही क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बीच का अंतर आप बखूबी समझे होंगे। व्यक्तिवाचक क्या होगा?
जब किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष की बात की जाएगी तो वहां पर संज्ञा का वह रूप क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराया जाएगा तो वहां पर वो संज्ञा का वह प्रकार क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अब स्थान की संपूर्ण जाति का प्रकार, जाति का बोध कराने का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कहा जाए कानपुर, कानपुर, कहा जाए प्रयागराज, प्रयागराज। ठीक है, तो अब कानपुर प्रयागराज हैं तो अलग अलग शहर, हैं तो अलग अलग शहर, कानपुर और प्रयागराज ये दोनों अलग अलग क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन संयुक्त रूप से जब इनको कहा जाएगा, संयुक्त रूप से इनको क्या कहा जाएगा, शहर कहा जाएगा, शहर। और शहर कहते ही ये संज्ञा का किस प्रकार, कौन सा प्रकार हो जाएगा, शहर कहते ही ये संज्ञा का जातिवाचक प्रकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक, जातिवाचक प्रकार हो जाएगा। कौन सा प्रकार हो जाएगा, तो जातिवाचक का प्रकार हो जाएगा। ज्यों ही आप क्या कहेंगे, शहर कहेंगे, तो ये तुरंत ही क्या हो जाएगा, संज्ञा का जातिवाचक प्रकार हो जाएगा। बात क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पे बढ़ते हैं। अब देखिए जातिवाचक के ही दो भेद और बताए गए हैं, इन दोनों भेदों को थोड़ा सा समझ लीजिए। पहला जो भेद बताया गया है आपका, क्या बताया गया है, द्रव्यवाचक। क्या बताया गया है, द्रव्यवाचक। अब द्रव्यवाचक या इसी को कहा जाता है पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक या इसी को कहा जाता है पदार्थवाचक। तो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो द्रव्यवाचक संज्ञा अथवा पदार्थवाचक संज्ञा बेसिकली होता क्या है, तो लिखिएगा, लिखिएगा, संज्ञा का वह प्रकार, संज्ञा का वह प्रकार, प्रकार जिससे, जिससे, जिससे किसी, किसी पदार्थ, जिससे किसी पदार्थ, पदार्थ अथवा, अथवा वस्तु निर्माण, वस्तु निर्माण, निर्माण का बोध हो, वस्तु निर्माण का बोध हो, बोध हो द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक अथवा, द्रव्यवाचक अथवा पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक अथवा पदार्थवाचक, वाचक संज्ञा कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। ठीक, संज्ञा का वह प्रकार जिससे किसी पदार्थ वस्तु का निर्माण हो, निर्माण का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक अथवा पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। अब क्या क्या होता है जैसे समझिए, कहा जाए लकड़ी, तो देखिए लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है ना, कुर्सी मेज ये सब किससे बनता है, लकड़ी से ही बनता है। लकड़ी के बाद बात करें अगर लोहा, लोहा भी आपका क्या हो जाएगा, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, क्योंकि लोहे से भी बहुत सारे उपकरण बनाए जाते हैं। लोहा के बाद अगर हम बात करेंगे किसकी, दूध की, तो दूध से भी बहुत चीजें बनाई जाती हैं, पनीर बनता है, दही बनता है, घी बनता है। ठीक है, दूध के बाद बात करें अगर पानी की, तो पानी भी क्या है, पानी भी क्या है, द्रव्य है, भाप बनता है और भी चीजें बनाई जाती हैं, शरबत वगैरह। ठीक, पानी की बाद अगर बात करें हम, बात करें सोना, सोना, सोने वाला सोना नहीं, ये कौन सा सोना है, गोल्ड वाला सोना, गोल्ड, ये नहीं कि भैया सोने वाला सोना, सोने वाला नहीं, ये गोल्ड वाला सोना है। तो इससे क्या बनते हैं, आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये भी किस में आएगा, आपके द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक में। सोना के बाद फिर आपका चांदी, चांदी, चांदी के बाद फिर तांबा, तांबा, पीतल, पीतल, फिर आपका पेट्रोल, पेट्रोल, पेट्रोल के बाद डीजल, पूछा गया है डीजल कि डीजल किस प्रकार की संज्ञा में आता है, तो डीजल, डीजल के बाद आपका ईथर, ईथर। ठीक है, ये सभी के सभी आपके क्या होंगे, द्रव्यवाचक अथवा पदार्थवाचक संज्ञा में आएंगे। ये सभी के सभी
द्रव्यवाचक कहिए या फिर पदार्थवाचक संज्ञा कहिए। इनको चाहे आप द्रव्यवाचक संज्ञा कहिए चाहे पदार्थवाचक संज्ञा कहिए, इनमें से कोई भी एक देकर के आपसे पूछ लेगा कि नहीं बताइए इनमें से द्रव्यवाचक अथवा पदार्थवाचक संज्ञा कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, इनमें से आप पहचानिएगा और वही आप उत्तर में चुनिएगा। देखिए परिभाषा से ही स्पष्ट हो रहा है, संज्ञा का वह प्रकार जिससे किसी पदार्थ अथवा वस्तु का निर्माण हो उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगले पे बढ़ते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है, अगला संज्ञा का प्रकार जो है वो कौन सा है, तो अगला प्रकार है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो आप चाहे समूहवाचक संज्ञा कहिए या इसी को समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। समुदायवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कहिए या फिर समुदायवाचक संज्ञा कहिए, बात एक ही है, बात एक ही है। तो समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा क्या होता है, तो संज्ञा का वह प्रकार जिससे संपूर्ण समूह अथवा समुदाय का बोध हो उसे ही हम क्या कहते हैं, समूहवाचक अथवा समुदायवाचक, उसे ही हम क्या कहते हैं, समूहवाचक या समुदायवाचक। तो लिखिएगा संज्ञा का वह प्रकार, संज्ञा का वह प्रकार जिससे समूह अथवा समूह, अब ये समूह में क्या आएगा, व्यक्तियों का समूह, समूह में भी किसका समूह, व्यक्तियों का अथवा वस्तुओं का, व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का समूह, समूह या समुदाय, समूह या समुदाय, समुदाय का बोध हो, समूह या समुदाय का बोध हो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, क्या होगा, संज्ञा का वह प्रकार जिससे व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होगा उसे ही क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। उदाहरण में लिखिए, उदाहरण क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कहा जाए भीड़, तो देखिए भीड़ में क्या होता है, एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, एक से अधिक व्यक्तियों का समूह ही क्या कहलाता है, भीड़। एक से अधिक व्यक्तियों का समूह ही क्या कहलाता है, भीड़ कहलाता है। तो भीड़ भी क्या हो जाएगा आपका, समूहवाचक संज्ञा। भीड़ के बाद बात करेंगे अगर दल की, तो दल भी किस में आएगा, समूहवाचक में। दल की बात करेंगे अगर कुंज की, तो कुंज भी किस में आएगा, समूहवाचक में आएगा। कुंज के बाद अगर बात करेंगे किसकी, समुदाय की, समुदाय, तो समुदाय भी किस में आता है, समूह में आता है। समुदाय के बाद अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, सम्मेलन की, सम्मेलन, तो सम्मेलन भी एक से अधिक व्यक्तियों में होता है। ठीक है, सम्मेलन भी क्या होता है, एक से अधिक व्यक्तियों में। बात अगर करें बैठक की, तो बैठक भी एक से अधिक व्यक्तियों में होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक में। फिर अगर बात करें हम गुच्छा की, तो गुच्छा भी किस में आएगा, आपके समूह में आएगा। बात अगर करें गट्ठर की, तो ये भी किस में आएगा, समूह में। बात अगर करेंगे हम गिरोह की, तो ये भी किस में आएगा, समूहवाचक में। बात अगर करेंगे गोष्ठी की, गोष्ठी का मतलब ही होता है मीटिंग। गोष्ठी का मतलब क्या होता है, मीटिंग को ही हिंदी में क्या कहा जाता है, गोष्ठी कहा जाता है। मीटिंग को हिंदी में क्या कहेंगे, गोष्ठी कहेंगे। तो मीटिंग भी एक से अधिक लोगों में होता है, तो ये सभी के सभी किस में आ जाएंगे, आपके किस में आ जाएंगे, समूहवाचक में। इसी प्रकार से अगर बात करेंगे मेला, तो मेला जहां होता है वहां पर भी तो एक से अधिक लोग होते हैं, तो ये सभी के सभी किस में आ जाएंगे, आपके समूहवाचक में आ जाएंगे। सभी के सभी किस में आ जाएंगे, समूहवाचक में। ऐसे ही समझिएगा कि समूहवाचक या समुदायवाचक क्या होगा, संज्ञा का वह प्रकार जिससे व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होगा उसे को ही हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे।
क्लियर है? फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज आपका क्या है? अगला संज्ञा का प्रकार कौन सा है? तो आपका अगला जो प्रकार है उसे कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है इसे समझिएगा। तो देखिए भाववाचक संज्ञा भाव से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? भाव से मिलकर के बना है। तो भाव होता क्या है? भाव की अगर बात करेंगे तो भाव क्या होगा? जो भी आपके मन की फीलिंग होती है, जो भी आपकी आत्मा में दबी हुई भावनाएं होती हैं, चाहे वो भावनाएं बचपन से दबी हों या बाद में आकर के आई हों, वो सभी की सभी भावनाओं को ही क्या कहा जाएगा? भाव कहा जाएगा। और भाववाचक संज्ञा से किसे प्रदर्शित करेंगे? कैसे पता करेंगे कि भाववाचक संज्ञा है? तो लिखिएगा संज्ञा का वह प्रकार, संज्ञा का वह प्रकार, संज्ञा का वह प्रकार प्रकार जिससे जिससे हमारे हमारे मन के भावों का, मन के भावों का बोध होता हो, मन के भावों का बोध होता हो होता हो अथवा अथवा अवस्था का बोध हो, अथवा अवस्था का बोध हो, अवस्था का बोध हो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अवस्था का बोध हो भाववाचक भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है? क्या क्या बोध हो आपका? या तो मन के छिपे हुए भावों का बोध होना चाहिए, या फिर किसका बोध होना चाहिए? अवस्था का बोध होना चाहिए। अब मन के अंदर छिपे भाव और अवस्था ये क्या होता है समझिएगा। तो मन के अंदर छिपे भावों की अगर बात करेंगे तो जैसे कहा जाए प्रेम, प्रेम, तो देखिए प्रेम आपके मन का ही तो भाव है, प्रेम आपके मन का ही तो भाव है। उसी प्रकार से अगर बात करें घृणा, घृणा, फिर बात करें नफरत, नफरत, फिर बात अगर करें क्रोध, क्रोध, फिर बात करें ईर्ष्या, ईर्ष्या, तो ये सभी के सभी क्या हैं? आपके मन में छिपे हुए भाव हैं। ये सभी के सभी क्या हैं? आपके मन में छिपे हुए भाव हैं। इस कारण से इन सबको किस श्रेणी में रखेंगे? भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में। इस सबको किस में रखेंगे? भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में। इसी प्रकार से आपका ईमानदारी, ईमानदारी, दारी, बेईमानी, 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 इसी प्रकार से आपका बात की जाए धूर्तता, धूर्तता, ठीक है, ये भी आपकी किस श्रेणी में आएंगे? भाववाचक। स्वतंत्रता, 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 बात की जाए अगर गरीबी, गरीबी, बात की जाए गुलामी, गुलामी, ये सब भी किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में। किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में। अवस्था की अगर बात करें तो जैसे कहा जाए बचपन, बचपन, कहा जाए आपसे यौवन, यौवन, या फिर कहा जाए जवानी, जवानी, फिर कहा जाए आपसे बुढ़ापा, बुढ़ापा, कहा जाए लड़कपन, लड़कपन, ठीक है। तो ये सब किस में आएंगे? ये सब किसकी बात की जा रही है? अवस्था की बात की जा रही है। स्टेज है ना आपकी जिंदगी के, अवस्था की बात की जा रही है, तो ये भी किस में आएंगे? आपके भाववाचक संज्ञा में। इसी में एक और शब्द लिख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मित्रता, मित्रता, ये भी क्या है? एक फीलिंग है। तो ये सभी के सभी आपके किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आएंगे। किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, ये सभी के सभी जो हैं आपके किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आएंगे।
चलिए थोड़ा सा एक बार चीज़ों को फटाफट रिवाइज करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से हम लोग चीज़ों को रिवाइज करते हैं। चलिए देखिए, मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को किस बारे में बताया, मैंने बताया संज्ञा। संज्ञा, तो संज्ञा होता क्या है? संज्ञा बेसिकली नेमिंग वर्ड होता है। ये क्या करता है? नाम देता है, नामकरण करने का काम करता है। और नाम भी किसका? व्यक्ति, व्यक्ति, वस्तु, वस्तु, स्थान और भाव, स्थान और भाव, इन्हीं के नाम को बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जब किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी वस्तु विशेष की बात की जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्थान विशेष की बात की जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जब व्यक्तियों की संपूर्ण जाति, संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराएगा, जाति का बोध कराया जाएगा, तो ऐसी संज्ञाओं को हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञाओं को क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञाओं को क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। बात अगर करेंगे भाव को बताने वाली संज्ञाओं को क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। भाव को बताने वाली संज्ञाओं को भाववाचक संज्ञा। और जो आपके समूह को प्रदर्शित करें, समूह को बताएं, जैसे दल हो गया, गट्ठर हो गया, गिरोह हो गया, इन सारे शब्दों को बताने वाले, किसी व्यक्ति अथवा वस्तुओं के समूह को बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम समूहवाचक संज्ञा। और किसी पदार्थ अथवा वस्तु के बारे में बताने वाले, पदार्थ पदार्थ या फिर वस्तु निर्माण की बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम? तो हम इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। वस्तु निर्माण अथवा पदार्थ के बारे में जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे आपका दूध हो गया, दूध हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, पेट्रोल, सोना, ठीक है, सोना, ये सभी के सभी क्या होते हैं? आपके पदार्थवाचक या वस्तुवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ आपके संज्ञा चैप्टर में था। बाकी कल हम संज्ञा के अपवाद पढ़ेंगे कि कुछ संज्ञाओं में अपवाद भी पूछे जाते हैं, वो क्या होते हैं। इसके बाद फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बात क्लियर है? आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप लोग एक बार अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।